हाय गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द ऑटो एंसिलरी सेक्टर और किस लेवल की अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के अंदर आ रही हैं गोइंग फॉरवर्ड। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है ना, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं और ईवी एडॉप्शन के चक्कर में इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रही है। लेकिन किस लेवल की एडवांटेज, दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार ना थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी का मतलब समझते हैं और इस सेक्टर का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट। देखो एक बात समझो, ऑटो एंसिलरी है क्या। जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जैसे अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करता हूँ, हुंडई की बात करता हूँ, मारुति सुजुकी की बात करता हूँ, बेसिकली होता क्या है ना, ये सारी कंपनीज जो हैं ये बनाती हैं कार्स। लेकिन इन कार्स के बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स कौन बना कर देता है, ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज बना कर देती हैं। अब मैं बात करता हूँ इनिशियल अर्ली 2000s की बात की। ठीक है, अब होता क्या है ना कि अर्ली 2000s के अंदर व्हाट वाज रियली हैपनिंग वाज, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था ना स्पेसिफिकली, वो डोमिनेट हो रहा था बाय टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी। तो जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज थी, जिनके इन कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट थे, दे वर मेकिंग डिसेंट मनी इन द मार्केट। बट वही वाली बात है, अगर ये कंपनीज अच्छा करेंगी तो ये वाली कंपनीज जो हैं, जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, ये भी अपने कंपोनेंट्स इन कंपनीज को सेल कर पाएंगी एंड अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन होता क्या है ना कि इन कंपनीज के पास खुद की कोई R&D नहीं थी और बहुत ही बेसिक लेवल के कंपोनेंट्स जैसे नट्स एंड बोल्ट्स हो गए, ब्रेक्स हो गई, या सीट कवर्स हो गए, या फिर मिरर्स हो गए। बेसिकली ये सारे बेसिक और बहुत ही सस्ते जो टाइप के कंपोनेंट्स होते थे ना, ये वही प्रोवाइड करते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और इंडिया की ग्लोबल लेवल पर कोई भी कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं थी। इतने में क्या होता है, आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारी ना ग्लोबल कंपनीज जो है ना, वो बहुत एग्रेसिवली इंडिया के अंदर एक्सपैंड करने लग जाती हैं। जैसे होंडा आ जाती है, हुंडई आती है, टोयोटा आ जाती है। अब जैसे ये कंपनीज आई, इनको भी अपने कंपोनेंट्स जो हैं वो लोकली बनवाने पड़ रहे थे। अब हो क्या रहा था, क्योंकि ये कंपनीज जितनी भी थी, उनके पास इतनी R&D वगैरह तो थी नहीं और इनके प्रोसेस भी थे वो इतने स्ट्रीमलाइंड नहीं थे। तो होता क्या था कि इन कंपनीज ने सबसे पहले इनको काफ़ी सारे सिस्टम्स को सिखाया। बेसिकली क्या है ना, ये समझ लो कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने ना अपनी खुद की, मतलब बेसिकली खुद टेक्नोलॉजी को सीखना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट किया। तो इनिशियली तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को इसके अंदर बिल्ड किया और कुछ कंपनीज ने अपने आप को कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया कि वो लोग एक्सपोर्ट भी करने लग गए अपने प्रोडक्ट्स को। तो हुआ क्या, इंडियन एंसिलरी इंडस्ट्रीज जितनी भी थी ना, उसको बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ, फ्रॉम जस्ट अ डोमेस्टिक सप्लायर वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने स्पेशलाइज करना स्टार्ट किया थ्रू द टेक्नोलॉजीज लर्न फ्रॉम दीज ग्लोबल जाइंट्स। अब हो क्या रहा था, इसकी वजह से ये ग्लोबल कंट्रीज, ग्लोबल जितनी भी बहुत सारी कंपनीज थी, उन कंपनीज को भी ये लोग टारगेट करने लग गए एंड अल्टीमेटली दैट इज़ व्हाट मेड देम डिसेंट प्रॉफिट्स गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इनमें से कुछ ही कंपनीज थी जो ये सब कर पा रही थी। बाकी जो कंपनीज टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाई, वो सिर्फ डोमेस्टिकली ही आज भी छोटे लेवल पर ही अपने प्रोडक्ट्स को इन कंपनीज को अभी भी प्रोवाइड कर रही हैं और इन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ खास मार्जिन भी नहीं होते बिकॉज दे आर कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। तो बेसिकली दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ द कंपनीज हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड। अब बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये जितनी भी कंपनीज हैं, यहाँ से इनको एक बहुत ही मैसिव शिफ्ट मिल रहा है। क्योंकि अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ना एक नॉर्म्स आए हैं जिसको हम बोलते हैं CAFE, कैफे 3 नॉर्म्स। अब होता क्या है, ये नॉर्म्स क्या है, बेसिकली कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स है। ठीक है, ये पहले भी चल रहे थे, लेकिन इस बार जो फेज़ 3 के जो नॉर्म्स आए हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और वो किस बात पे फोकस कर रहे हैं, फ्यूल एमिशंस के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं। बेसिकली जितनी भी कंपनीज जो हैं, वो ये जितनी भी ये कार्स को बना रही हैं, तो ऑन एन एवरेज, ऑन अ कंपनी बेस, कंपनी वाइड लेवल पर ये कितने एमिशंस को कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हुंडई की बात करता हूँ, चलो हुंडई जो है ना, उसके पास कई तरह की कार्स हैं, उसके पास हैचबैक्स भी हैं, उसके पास सेडान्स भी हैं और उसके पास SUVs भी हैं। अब होता क्या है, SUVs जितनी भी है ना, वो ज़्यादातर फ्यूल गजलिंग कार्स हैं और इनके अंदर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन इनकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन एमिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब इस कैफ़े नॉर्म्स की वजह से हो क्या रहा है, कैफ़े 3 नॉर्म्स की वजह से इन्होंने बोला कि पहले जो एमिशंस जो आप कर रहे थे, वो 113 ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से अलाउड था।
लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फेज़ नॉर्म्स, जो ये फेज़ 3 के जो नॉर्म्स आए हैं ना, उसके अंदर इसको रिड्यूस कर दिया गया है 90 ग्राम्स पर किलोमीटर। मतलब एक लिमिट से ऊपर आपको अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कम एमिशंस हों और गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के अंदर पॉल्यूशन जो है वो कम हो पाए। तो होता क्या है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये कंपनीज जो है ना बहुत सारी एसयूवीज बना रही हैं, तो साथ में इनको बोला जाता है कि या तो आप और बाकी कार्स के अंदर अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करो, और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो आप हाइब्रिड या ईवी के अंदर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि उसी में ही होगा क्या, उसी के अंदर आपकी एमिशंस जो है ना वो कम हो पाएंगी। लेकिन अब सिंपल सी बात समझो, अगर जैसे चलो हैचबैक का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक छोटी कार का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे i10 i20 की बात करते हैं, बेसिकली ये 5 लाख टू 7 लाख 8 लाख के अराउंड तक की कार्स आ रही हैं। अब होता क्या है, इन कार्स के अंदर अगर मुझको एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो एक लिमिट तक, देखो ऑलरेडी आपको पता है जितनी भी ये छोटी कार्स होती हैं ये ऑलरेडी फ्यूल एफिशिएंसी पे ही काम कर रही होती हैं, और ये लोग क्या करते हैं, लाइटर मटेरियल यूज़ करते हैं, हर तरह की चीज़ यूज़ करते हैं बेसिकली, जिसके थ्रू क्या हो, एफिशिएंसी जो है ना वो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो पाए, क्योंकि इम्प्रूव कर सके। क्योंकि होता क्या है ना, इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है और फ्यूल प्राइस सेंसिटिव भी है, तो ये लोग तो उसी पे ही काम करते थे। अब एक लिमिट से ऊपर अगर इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो वो ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसके लिए क्या होगा, फिर कंप्लायंस करने के लिए इनको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन सेंसर्स हो गए, या फिर स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम्स हो गए। बेसिकली अगर मान लो आप ट्रैफिक लाइट तक, अगर ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप आ गई है आपकी कार, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी कार ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और फिर उसके बाद अपने आप स्टार्ट हो जाए। बेसिकली ऐसे टाइप के मोशन सेंसर्स या ऐसे टाइप के स्टार्ट स्टॉप सिस्टम्स ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि आजकल क्या होने लगा है कि आपकी कार्स के अंदर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो टायर जो है उसके अंदर अगर प्रेशर कम है तो होगा क्या, उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी खराब होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इतनी माइलेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपकी कार को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो होता क्या है ना, ये सारे सिस्टम्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। साथ में और क्या हो रहा है, टायर भी है ना, उनको भी लो रेजिस्टेंस टायर्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। अब होता क्या है ना, जितनी भी एफिशिएंसी इसको आप इम्प्रूव करोगे और जितना भी आप कैफे 3 नॉर्म से आप कंप्लाई करने की कोशिश करोगे, उतना ही क्या होगा, कंपनी की जो कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कार वो इंक्रीज कर जाती है। अब मान लो कि 6-7 लाख रुपए की कार है, अगर उसके अंदर मुझे 30-35-40,000 रुपीज़ से अगर कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे और इसके अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो ये ना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक केस हो जाता है, स्पेसिफिकली फॉर दैट काइंड ऑफ अ सेगमेंट जो कि प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है। यही अगर मैं बात करता हूँ एक बड़ी एसयूवी की, जिसकी कॉस्ट अगर 18 to 25 लाख के बीच में जा रही है, अगर उसकी कॉस्ट अगर कंप्लायंस को फॉलो करने के चक्कर में अगर 50-60-80,000 रुपीज़ बढ़ भी जाती है, तो पीपल विल नॉट केयर, क्योंकि अगर वो 20 लाख की कार खरीद सकते हैं तो फिर 50-80,000 वो और भी पे कर सकते हैं फॉर कंप्लायंस, और उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होगा क्या, अब इन कंपनीज को फिर करना क्या पड़ेगा, ये कंपनीज जो है धीरे धीरे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझो, इन कंपनीज की एज आई टोल्ड यू कि हैचबैक को तो अगर इनको इंप्रूव करना है तो इसके अंदर एक लिमिट आ जाती है, उससे ऊपर ये इंप्रूव नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि ये लोग इतनी R&D और इतनी कॉस्ट लगाएंगे इसको इंप्रूव करने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, इनको फोकस किस बात पे करना पड़ेगा, इनको फोकस करना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल्स के ऊपर। मतलब कि जो थोड़ा जिसके अंदर जो पेट्रोल पे भी चल पाए कार, और साथ में ईवी के भी फीचर्स हों उसके अंदर। अब अगर ईवी के फीचर्स साथ में आएंगे तो ईवी बैटरी आएगी, फिर उसके हिसाब से और जो ओवरऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है वो भी आएंगे। तो उसके अंदर क्या होता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी देने वाली हैं इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ को। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात समझो, ये सारी कंपनीज़ जो हैं सब कुछ खुद तो नहीं बना सकती, तो होता गया ना, ये कंपनीज जो हैं, इन कंपनीज को बोलेंगे कि आप कंपोनेंट्स जो है ना, हमें सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स बना कर दो, हमें ऐसे टाइप के इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दो। देखो पहले क्या होता था ना कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है ना, इन ऑटो एंसिलरी कंपनी से कंपनीज बाय करती थी और उसको फिर खुद ही असेंबल कर लेती थी। लेकिन आज सिस्टम्स क्योंकि इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, तो होता गया है, ये कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जो ऑटो एंसिलरी कंपनी जो है वो पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ही पूरा क्रिएट कर दे मेरे को। ठीक है, मतलब 20-30 कंपोनेंट अगर हैं मेरे पास अलग अलग, तो मुझे अलग अलग जगह से 20-30 कंपोनेंट नहीं खरीदने, मुझे एक ही जगह से वो कंपोनेंट खरीदने, और वो सारे के सारे इंटीग्रेट करके एक ही कंपनी दे पाए। तो जो कंपनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगी वही इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएगी, और वो अगर कर पाएगी तो अल्टीमेटली दीज कंपनीज कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो होता गया ना, अब इसके अंदर एक टर्म आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पर व्हीकल।
अब कंटेंट पर व्हीकल क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ईवी की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर या फिर सॉरी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉर्मल एक पेट्रोल कंपनी की बात, पेट्रोल कार की बात करते हैं या फिर एक टू व्हीलर की बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर इन कंपनीज को, ऑटो एंसिलरी कंपनीज को अगर 11-12 हज़ार रुपये पर व्हीकल कमाने को मिलता था फ्रॉम द कंपोनेंट दैट दे आर सेलिंग टू दीज कंपनीज, अगर ईवी एडॉप्शन तक आता है गोइंग फॉरवर्ड, तो होगा क्या, यही अमाउंट जो है वो 36,000 तक जा सकता है। मतलब आप ये चीज़ समझो, देखो अब अपॉर्चुनिटी किस लेवल पर है। देखो दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, एक हो गई हमारी जो हमारी पेट्रोल के ऊपर जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं उनकी, और दूसरा है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अगर पेट्रोल के ऊपर ही हमें कार चलानी, क्योंकि देखो रातों रात तो ऐसा नहीं होगा ना कि सारी जितनी भी कार्स हैं और हमारे जितने भी टू व्हीलर्स हैं वो सारे के सारे ईवी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे टू कंप्लाई विद द फेज 3 नॉर्म्स। तो होगा क्या, इनिशियली तो करना क्या पड़ेगा इन कंपनीज को, पेट्रोल की जो कार्स हैं या फिर व्हीकल्स जितने भी हैं उनको ही पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए इनको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और काफ़ी सारे एडवांस सिस्टम्स चाहिए, ठीक है। और वो कौन प्रोवाइड करेगा, यही कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ऑन एन एवरेज 20 से 30,000 35,000 तक का खर्चा कार्स के अंदर एक्स्ट्रा हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, और ये सारा फ़ायदा किसको मिलेगा, इन्हीं कंपनीज को मिलने वाला है। और साथ में अगर ईवी की तरफ आ गए, ईवी में अगर 4 व्हीलर्स कन्वर्ट होती है, देखो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑल दीज नंबर्स, क्योंकि जो मैं आपको 2 नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, एक है 4 व्हीलर्स के नंबर और दूसरे हैं 2 व्हीलर्स के। 2 व्हीलर्स के जो नंबर है ना वो 11-12,000 रुपीज़ का, अगर ऑन एन एवरेज अगर 2 व्हीलर के जो कंपोनेंट सप्लाई करती है, अगर 11-12,000 के अराउंड वो चल रहे हैं, तो वो 36,000-37,000 तक जा सकते हैं। मतलब 3x हो सकता है अगर ईवी तक एडॉप्शन हो गया, और ईवी तक नहीं भी हुआ तो अगर पेट्रोल तक ही रहा तो भी उसके अंदर क्या होगा ना, 5-10,000 15,000 तक फिर भी और एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ सकती है, और वो सारी की सारी एडवांटेज किसको मिलेगी, इन कंपनीज को मिलने वाली है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज कंटेंट पर व्हीकल। कंटेंट पर व्हीकल जो है ना वो इंप्रूव करेगा, जो इन कंपनीज के ओवरऑल मार्जिन को गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज द रियल गेम चेंजर फॉर दीज कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में देखो हमें ना क्या करना है, हमें ना सेक्युलर ट्रेंड समझने हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और उस डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं जो, या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए हमारी इकोनॉमी को हेल्प कर सकती है और सर्व कर सकती है, एंड गोइंग फॉरवर्ड उससे एडवांटेज अर्न कर सकती है। लाइक जैसे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ईवी तो डेफिनेटली आएगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि ईवी फोकस्ड 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के ऊपर फोकस कर रही हैं, लेकिन ये कंपनीज भी तो है ना जो उनको कंपोनेंट्स देंगी। कंपोनेंट्स ही नहीं दे पाएंगे तो अल्टीमेटली वो लोग भी कैसे आगे कार बनाएंगे, और सारा का सारा क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। मतलब समझो ना, एक एक अगर कंपोनेंट दे रहे हैं, अगर एक एक कंपोनेंट जा रहा है मार्केट के अंदर तो इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कंपोनेंट होगा सस्ता। लेकिन अगर मैंने सारे इंटीग्रेट करके पूरा सिस्टम बना दिया, और देखो हर कार के लिए, हर टू व्हीलर के लिए ये सारे के सारे सिस्टम्स जो है ना वो कस्टमाइज्ड होते हैं। अब जो कंपनीज एक एक करके कंपोनेंट्स दे रही हैं उनको तो इतना मार्जिन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज के डेट में ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज जितनी भी है ना, ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स तो देने लग गई हैं। इसकी वजह से एक तो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि इनकी स्टिकीनेस बढ़ चुकी है, और स्टिकीनेस के साथ साथ दे विल बी एबल टू चार्ज हायर मार्जिन्स, और गोइंग फॉरवर्ड ये इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है या कंटेंट पर व्हीकल जो है वो भी इनका काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर वो इंक्रीज़ करता है तो दीज कंपनीज कैन डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सेल्स भी अच्छा करेगा जस्ट बिकॉज द डिमांड इज ऑल्सो बूमिंग बिकॉज ऑफ द कैफे 3 नॉर्म्स। अब ये हो क्या रहा है ना, ये कैफे 3 जो नॉर्म्स जो है ना बेसिकली ये अप्रैल 2027 से अप्लाई होने वाले हैं, और ये चलेगा FY32 तक। तो गोइंग फॉरवर्ड तब तक धीरे धीरे क्या होगा, ईवी की भी एडॉप्शन धीरे धीरे आ रही होगी, और साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेट्रोल वाली जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी, क्योंकि इनको कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा, तो दोनों एंड से ऑटो एंसिलरी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। अब बेसिकली व्हाट विल डू इज विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ फ्यू कंपनीज जो गोइंग फॉरवर्ड इस पर्टिकुलर टेलविंड से बहुत फ़ायदा ले सकती हैं। तो फर्स्ट कंपनी जो है ना वो ऊनो मिंडा है। ऊनो मिंडा जो है ना बेसिकली वो यही काम कर रही है, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि वो स्विचेस हो गए, सेंसर्स हो गए, ऐसे करके बैटरी सिस्टम्स हो गए,
इन सारे सिस्टम्स को ये इंटीग्रेट करके ये इसने क्या किया बेसिकली, इसने कोलैबोरेट किया है इनोवेंस कंपनी से, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, और उसके साथ ये टेक्नोलॉजी उनकी यूज़ करके बेसिकली व्हाट इज़ दिस कंपनी डूइंग इज़ कि ये कंपनी जो है ना ये काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को प्रोवाइड कर पा रही है, और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में एज आई जस्ट टोल्ड यू द मार्जिन्स आर आल्सो हायर। तो डेफिनेटली उनो मिंडा इज़ वन कंपनी दैट यू कैन एक्चुअली लुक फॉर गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी कंपनी जो है ना दैट इज़ संवर्धना मदरसन। बेसिकली इस कंपनी जो है ना, इस कंपनी ने अपनी जो नीश जो क्रिएट किया है ना वो वायरिंग के अंदर क्रिएट किया 2016 के अंदर ना। बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो थी उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को इम्प्रूव किया और वो ग्लोबल लेवल पर अपनी नीश को इम्प्रूव कर पाए, और आज की डेट में वर्ल्ड ओवर के अंदर अपने एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये जो कंपनीज जितनी भी है ना, ये इनमें से संवर्धना मदरसन जो है इट हैज़ ऑल्सो डन रियली वेल इन दिस रिगार्ड। और ये क्या करती है बेसिकली, वायरिंग करती है। अब वायर हार्नेसिंग करती है। अब वायर हार्नेसिंग सुनने में ना इट मेट साउंड वेरी सिंपल, बट होता क्या है ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। क्योंकि एक बात समझो, एक तो क्या होता है, किसी भी एक व्हीकल के अंदर कई किलोमीटर की लेंथ की वायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उसको बहुत ही कस्टमाइज तरीके से लगाना पड़ता है सिस्टम के अंदर, और ये काफ़ी ना एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर ना एक तो कस्टमाइजेशन बहुत चाहिए, हर व्हीकल की स्टाइल डिफरेंट है, उसका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उसके हिसाब से इनको पूरी वायरिंग उसके हिसाब से करनी पड़ती है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कट्स होते हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस हैं जहाँ पे इनको इंटीग्रेशन चाहिए होता है विद द सिस्टम्स। तो होता क्या है ना, ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, जो कि और क्योंकि इस कंपनी ने अपनी एक्सपर्टीज़ बना ली है, तो जितनी भी बड़े बड़े OEMs हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क, और वो काम किसके साथ करना पसंद करेंगे, संवर्धना मदरसन के साथ ही करना पसंद करेंगे। तो दैट इज़ अनदर कंपनी विच इज़ डूइंग रियली वेल एंड कैन बी ट्रैक्ड। देखो अगेन एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियोज एज वेल कि मेरा फोकस यहाँ पर किसी भी कंपनी की रिकमेंडेशन देना नहीं है। माई ओनली आइडिया इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर टेलविंड्स विच आर हैपनिंग इन डिफरेंट कंपनीज और प्रॉब्ली इंडस्ट्रीज अक्रॉस, और उनमें आप अगर उन कंपनीज को ट्रैक करना सीख सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी गोइंग फॉरवर्ड एज एन एक्टिव इन्वेस्टर। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली ल्यूमेक्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अब ल्यूमेक्स जो है ना वो एलईडी बनाती है, बेसिकली एलईडी लाइटिंग। देखो दो तरह की लाइटिंग रहती है, एक होता है हेलोजन लाइट्स और दूसरी है एलईडी। अब हेलोजन लाइट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गजलिंग है, क्योंकि मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था कि इनको एमिशंस कम करने हैं और फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। देखो फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए इनको क्या है ना, अगर ये हेलोजन लाइट्स यूज़ करेंगे तो काफ़ी एनर्जी उसको भी जलाने में लगेगी, लेकिन अगर एलईडी लाइट्स का यूज़ किया जाएगा तो एनर्जी सेव हो पाएगी और वही आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो यही केस के चक्कर में ना ल्यूमेक्स टेक्नोलॉजीज एक्चुअली कैन डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इसकी स्पेशलाइजेशन है, इट हैज़ एक्सपर्टीज इन एलईडी लाइटिंग। तो इसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एक और कंपनी है बाय द नेम सुंदर क्लेटन। सुंदर क्लेटन जो है ना बेसिकली ये एल्यूमिनियम की कास्टिंग करती है, डाई कास्टिंग करती है। अब होता क्या है ना, देखो एक बात समझो, होता क्या है कि एक अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फॉर एग्जांपल अगर एक व्हीकल है कार का, अगर मैं उसमें अगर मैं ईवी की बैटरी लगा रहा हूँ तो ईवी की बैटरी की जो वेट जो है ना वही 400 से 600 kgs का वेट है। तो आप ये समझ लो कि अगर मुझको एक ईवी कार बनानी है, मुझे हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ जाना है जहाँ पे मुझे बैटरी और इन सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप यही समझ लो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी कार। और अगर इतनी हैवी कार हो गई तो डेफिनेटली आपकी फिर फ्यूल एफिशिएंसी पे फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो होता क्या है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऐसे मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे जो स्टडी भी हो और साथ में वो इजीली एक तो मेलिएबल भी हो, कहीं पे किसी भी शेप में उसको लेकर जा सको, और ऑन टॉप ऑफ इट वो लाइट वेट हो। और एल्यूमिनियम जो है ना वो इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करता है। अब होता क्या था, पहले जो जितनी भी हमारी पेट्रोल की कार्स जितनी भी थी उसके अंदर इंजन वगैरह की जो सिस्टम था ना वो उसके अंदर ये काफ़ी यूज़ होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पूरा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जैसे जैसे धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे तो हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी सिस्टम के साथ साथ जितनी भी और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के लिए जैसे चेसिस बनाना है या और भी बहुत सारे सिस्टम्स जो रहेंगे, उन सब के अंदर एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग जो है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो आप ये समझ लो कि ये इंडस्ट्री जो है ना ये अगर, और ऊपर से क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज हैं दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर क्वालिटी, एंड दैट इज़ वेयर दीज कंपनीज कैन एक्चुअली डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड।
ऑल्दो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये कंपनीज़ के अंदर बहुत ही हैवी इंजीनियरिंग लगती है और इसके अंदर अगर इसको समझना है तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे हम इसको और डिटेल में भी जान सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ अभी के लिए अगर आप इतना भी समझ गए हो कि ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर टेलविंड कैसे है, तो डेफिनेटली आप इस सेक्टर को ट्रैक ज़रूर करना चाहोगे। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि बेसिकली क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे एज वी रन द इक्विटी रिसर्च बूट कैंप एज वेल। अब इक्विटी रिसर्च बूट कैंप के अंदर मैं आपको यही चीज़ सिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों के कौन कौन से मेजर मिनिमम पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है, कौन कौन सी कंपनीज की कौन कौन सी चेकलिस्ट के ऊपर फोकस करना है, जिससे थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि गोइंग फॉरवर्ड कैन दिस कंपनी डू वेल गोइंग फॉरवर्ड, और क्या मेरे को ये कंपनी होल्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और किस वैल्यूएशन पे करनी चाहिए, कितनी पोर्टफोलियो में एलोकेशन करनी चाहिए। All these things and understanding of 15 to 20 plus sectors, that is something that we discuss in the equity research boot camp. तो अगर आपको इस सेक्टर में और इस पर्टिकुलर एक्टिव इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है एंड यू आर अ फाइनेंस एस्पिरेंट, तो डेफिनेटली यू कैन लुक अप टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट इज द इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।